अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर क्या है और कॉपर की एक्सट्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कॉपर को उसके ओर से किस तरीके से आइसोलेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मींस सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कॉपर के बारे में बताऊँ। कॉपर एक मेटल है और ये कॉपर ऐसा मेटल है जो हमें ज़मीन से मिलता है नेचुरली। कॉपर ऐसा मेटल है जो हमें ज़मीन से फ्री स्टेट में भी मिलता है और एज वेल एज कंबाइन स्टेट में भी मिलता है। तो हमने यहाँ लिखा है कॉपर अकर्स इन फ्री स्टेट। कॉपर हमें फ्री नेचर में भी मिलता है, कहीं कहीं ज़मीन से हमें कॉपर अकेले की फॉर्म में फ्री नेचर में भी मिलता है, और एज वेल एज इन कंबाइन स्टेट। और कॉपर हमें कंबाइन स्टेट में भी मिलता है, फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइन स्टेट में भी मिलता है। लेकिन लार्जली ज़्यादातर हमें कॉपर कंबाइन स्टेट में मिलता है ज़मीन से, वो भी इम्प्योर की फॉर्म में। मींस कॉपर हमें ज़्यादातर ओर की फॉर्म में मिलता है। हमें कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से। एक्चुअली मैंने लिखा है इट अकर्स मेनली एज अ सल्फाइड एंड ऑक्साइड। कॉपर ऐसा मेटल है जो कि ज़्यादातर कंबाइन स्टेट में मिलता है। कंबाइन स्टेट में तो मिलता है, लेकिन किसके साथ मिला हुआ होता है? ज़्यादातर कॉपर या तो सल्फर के साथ मिला होता है सल्फाइड की फॉर्म में, या तो ऑक्सीजन के साथ मिला होता है ऑक्साइड ओर की फॉर्म में। तो ज़्यादातर कॉपर या तो ऑक्साइड ओर की फॉर्म में होता है ऑक्सीजन के साथ, या सल्फाइड ओर की फॉर्म में होता है सल्फर के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स लिखे हैं किसके? कॉपर के। सम इम्पोर्टेंस ऑफ ओर्स ऑफ द कॉपर। जैसे पहला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपर पायराइट। इस कॉपर पायराइट का दूसरा नाम है चाल्को पायराइट भी कहा जाता है। अगर आप इसके चाल्को पायराइट का फार्मूला देखें तो कॉपर के साथ क्या है? आयरन और सल्फर। ठीक है, तो आयरन और इसके साथ सल्फर होता है कॉपर पायराइट। इसी तरह दूसरा जो है और चाल्कोसाइड इसका नाम है। चाल्कोसाइड को हम क्यूप्रस सल्फाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये उसका फार्मूला है। तो चाल्कोसाइड के अंदर कॉपर के साथ ओनली सिर्फ सल्फर होता है। ठीक है, तो ये दोनों सल्फाइड और हैं किसके? कॉपर के। नेक्स्ट मालाकाइट। मालाकाइट जो होता है और वो ग्रीन कलर का होता है और ये उसका फार्मूला है। इसको हम कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये उसका फार्मूला है। इसी तरह एज्यूराइट, ये भी एक और है किसका? कॉपर का, और ये ब्लू कलर का होता है। कभी कभी कलर भी पूछा जाता है। और इसका बिल्कुल सेम कम थोड़ा सा फर्क है। ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कॉपर कार्बोनेट ट्वाइस होता है, डबल क्वांटिटी में होता है। तो डबल क्वांटिटी की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स है किसके? कॉपर के। अब आ जाए, हमने कहा कि अब कॉपर को उसके ओर से कैसे सेपरेट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। तो ओर में से किस तरीके से। अब सवाल ये है कि कॉपर को कौन से ओर से सेपरेट करते हैं। तो मैंने लिखा है कॉपर इज मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर। तो कॉपर को ज़्यादातर हम सल्फाइड ओर से करते हैं। अब सल्फाइड तो यहाँ पे दो ओर है, एक चाल्कोसाइड है, दूसरा कॉपर पायराइट। तो ज़्यादातर हमने लिखा है कि मोस्टली ये जो कॉपर है वो कौन से ओर से? सल्फाइड। सल्फाइड भी कौन सा ओर? ये वाला कॉपर पायराइट से। किससे? कॉपर पायराइट से, जिसको हम चाल्को पायराइट भी कहते हैं। तो ज़्यादातर हम इस ओर में से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा है इसका फार्मूला कॉपर के साथ है। कॉपर पायराइट में कौन कौन होता है? आयरन और सल्फर। और ये आयरन और सल्फर कॉपर के साथ केमिकली मिले होते फार्मूले के। ठीक है, तो ये और है कॉपर पायराइट। ठीक है, तो यहाँ से तो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि कॉपर मेटल को हम कौन से ओर से सेपरेट करते हैं जनरली। मेनली तो हम कॉपर पायराइट से। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि इस कॉपर पायराइट हमें ज़्यादा भी मिलता है और इस कॉपर पायराइट के अंदर 6% कॉपर होता है। तो इसी तरह हम मेटल को उस ओर से ज़्यादातर निकालते जो हमें और ज़्यादा भी मिले और उसके अंदर कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा हो। तो इसके अंदर 6% कॉपर होता है, तो इसलिए हम कॉपर को इस ओर से सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर को। ठीक है, एक्चुअली अब आ जाए सबसे पहले स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर को, तो इसकी कुछ स्टेप्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? ओर की कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर।
ओर को प्यूरिफाई करना, ओर को साफ करना अच्छे तरीके से, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखिए, अगर आप कौन से प्रोसेस से ये कंसंट्रेशन, फ्रेथ फ्लोटिंग प्रोसेस से कहा जाता है। मान लो, अगर आप मान लो सपोज करें ये अर्थ है, अगर ये एक ज़मीन है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इस ज़मीन के नीचे क्या पड़ा हुआ है, ये आपका कॉपर पायराइट पड़ा हुआ है, जिस कॉपर और उसके साथ कौन है, आयरन भी है और उसके साथ सल्फर भी है। ठीक है, ये आपका और ज़मीन के अंदर है। और फिर हमने कहा कि और जब ज़मीन के अंदर होता है तो उसके साथ ज़मीन की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी इसके साथ होती है। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये आपका कॉपर पायराइट ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ आयरन और सल्फर दोनों हैं, वो इसके साथ केमिकली मिले हुए हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है तो ज़रूर इस ओर के साथ ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ भी इसके साथ मिली होंगी। जैसे कि आपको पता है ज़मीन के अंदर मड होती है तो इसके साथ मड भी मौजूद होगी, इम्प्योरिटी। इसी तरह ज़मीन के अंदर सल्फ़र होता है तो सल्फ़र भी इसके साथ मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो आप इम्प्योर फॉर्म है पूरी, ये मैंने लिखा ना, ये पूरी इम्प्योर फॉर्म है, ये किसकी, ये ओर की। तो ज़मीन के अंदर जो कॉपर पायराइट है वो इस फॉर्म में पड़ा होता है, उसके साथ कुछ फिजिकल ज़मीन की जो इम्प्योरिटी है वो भी कुछ बाहर से फिजिकली मिली होती है, जैसे मिट्टी हो गई, सल्फर हो गई, रेत हो गई, और भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस कॉपर पायराइट के साथ मिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ज़मीन को खोदा जाता है, उसके बाद फिर इस ज़मीन से ओर को बाहर निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तवज्जो कर, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ओर को ना, अब आपको पता है कि इस ओर के अंदर क्या ज़मीन की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी इसके साथ, और जो ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ होती है हम उसे गेंगीज कहते हैं। क्या कहते हैं, गेंगीज कहा जाता है। जैसे मिट्टी, सल्फ़र, ज़मीन के अंदर सल्फ़र भी होता है, तो कुछ सल्फ़र इसके साथ फार्मूले के अंदर केमिकली मिला हुआ है और कुछ सल्फ़र इसके साथ फिजिकली मिला होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ओर को, ये ओर पत्थर की फॉर्म में होता है तो हम ज़मीन को खोदकर इसको पत्थर की फॉर्म में होता है तो इसको फिर बाहर निकालते हैं। उसके बाद आपको पता है अगर ये पत्थर की फॉर्म में होता है तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे मिट्टी हो गई, सल्फर हो गया, वो इसके पत्थर के अंदर भी तो होगी ना, तो इस ओर के इंटरनल साइड, इनर साइड भी ये मौजूद होते हैं। तो अब बाहर से तो हम मिट्टी और सल्फर को साफ कर लेंगे, लेकिन इस ओर के अंदर होंगे, उसको कैसे निकालेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ओर को ज़मीन से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस ओर को क्रिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करेंगे, इसको पाउडर की फॉर्म में क्रिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओर को हम क्रिस्ट करेंगे। मान लो अब इसको क्रिस्ट करेंगे, तो क्रिस्ट करने के बाद अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। सपोज करें ये रेड कलर के क्या है, ये आपका रेड कलर का है, ये आपका ओर है। ठीक है, ये ओर हो गया, ये ओर के पार्टिकल्स हैं, आयरन। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि इनके साथ मिट्टी भी होती है, तो मैं मिट्टी के पार्टिकल्स को ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, मान लो ये मिट्टी के पार्टिकल्स है। ठीक है, ये मिट्टी इम्प्योरिटीज है। ठीक है, ज़मीन की इम्प्योरिटीज है, तो ये भी पड़ी। और हमने कहा कि कुछ सल्फर भी मौजूद होता है एज अ इम्प्योरिटी, तो मैं सल्फर के पार्टिकल्स को किससे, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ सल्फर के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इम्प्योरिटीज हैं ज़मीन की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, ओर को क्रिस्ट किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में कन्वर्ट किया, उसको पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ना एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, एक बहुत बड़ा लार्ज टैंक होता है, एक बहुत बड़ा कंटेनर टैंक होता है। उस टैंक के अंदर क्या किया जाता है कि दो लिक्विड्स मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, एक वाटर और एक ऑयल। वाटर नीचे होता है, लोअर वार्ड में होता है, और ऑयल आपको पता है कि वाटर के ऊपर तैरता है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा लार्ज टैंक होता है, उस लार्ज टैंक के अंदर दो लिक्विड्स भरे जाते हैं, एक वाटर एक ऑयल। ऑयल कहाँ होगा, नीचे वाले हिस्से में, और वाटर नीचे वाले हिस्से में होगा, और ऑयल जो होगा वो इस वाटर के ऊपर होगा, वाटर के ऊपर होगा ऑयल। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर के ऊपर ऑयल होगा। अब यहाँ पर दो लिक्विड्स हैं जो कि इमिसिबल है, आपस में मिक्स नहीं है, तो नीचे वाला हिस्सा वाटर है, ऊपर वाला ऑयल है। ठीक है, दोनों ये इस टैंक के अंदर भरे जाते हैं।
उसके बाद इस वाटर के अंदर, इस टैंक के अंदर एक क्या पंप लगाया जाता है, एयर पंप, जो एयर प्रेशर क्या करता है, वो इंटर करता है। जैसे ये एक पंप लगाया जाता है और वो पंप क्या करता है, वो इस पानी के अंदर क्या होता है, उस पंप के छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके छोटे छोटे होल्स अंदर बने होते हैं, ठीक है। और फिर इस पंप को ना बाहर से हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये एक टैंक है, इस टैंक को हम कहते हैं फ्लोटिंग टैंक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगाया जाता है, ये हमने कहा पंप लगाया जाता है। इस पंप का कुछ हिस्सा अंदर होता है लिक्विड पानी के अंदर, और वहां अंदर क्या होते हैं, इस पंप के अंदर होल्स लगे, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इस पंप के अंदर एयर भरी होती है, क्या होती है, एयर। तो यहाँ पर एयर ऐड करते हैं, तो यहाँ इंटर होते हैं, एयर फिल करते हैं, तो इस पंप के अंदर एयर भरी जाती है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो आपका क्रिस्ड, जो आपने टुकड़े टुकड़े पाउडर की फॉर्म में आपने ओर किया, तो अब आप इस ओर को क्या करेंगे, इस टैंक के अंदर इंटर करेंगे। तो जैसे ही आप इस ओर को इस ओर में किसके अंदर, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे टैंक के अंदर। तो मान लो अब ये ओर आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये रेड कलर के किसको शो करता है, ये ओर है आपका कॉपर पायराइड वाला, ठीक है, मतलब कि ये कॉपर आयरन सल्फाइड है। और इसके साथ जो ब्लू कलर की है ये इम्प्योरिटीज हैं, ये क्या है, ये इम्प्योरिटीज हैं, इस तरीके से ये मैंने कुछ लिए इम्प्योरिटीज। और ग्रीन कलर की भी इम्प्योरिटीज हैं, यहाँ पर कुछ मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर की भी इम्प्योरिटीज है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप इस ओर को आप इस टैंक में डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो आपका पंप लगा हुआ है, एयर पंप, अब इस आप एयर पंप को क्या करते हैं, प्रेस कर, जैसे तैसे दबाएंगे। जैसे ही आप इस पंप को प्रेस करेंगे, ठीक है, फोर्सली इसके ऊपर जब क्या करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा कि इस प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से क्या होगा कि जो इस पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो एयर होती है, वो एयर प्रेशर की वजह से क्या होती है, वो स्पीड में कहाँ जाती है, वो इस लिक्विड के अंदर जाती है, ठीक है। जैसे ही आप इस पंप को दबाएंगे तो एयर बहुत ही प्रेशर के साथ अंदर जाएगी, और अंदर इस ट्यूब के क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये एयर प्रेशर की वजह से अंदर जाएगी, और इस होल से ये एयर क्या निकलेगी, ये एयर बाहर निकलेगी। जैसे ही ये प्रेशर की वजह से एयर इस पानी के अंदर निकलेगी स्पीड में, जैसे ही ये एयर प्रेशर के साथ अंदर निकलेगी, तो ये जो पानी के अंदर क्या है, ये जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, किसके, ये मड के पार्टिकल हैं, जो सल्फर है, इम्प्योरिटी है, और जो ये क्या है, ओर के पार्टिकल हैं। तो जैसे ही प्रेशर, एयर फोर्स है, जैसे ही यहाँ से ये जो एयर है प्रेशर के साथ यहाँ से निकलेगी होल से, तो जैसे ही प्रेशर के साथ एयर निकलेगी तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स उठना शुरू हो जाएंगे और ये बिखरना शुरू हो जाएंगे। जैसे प्रेशर के साथ, तो ये पार्टिकल हल्के होते हैं, लाइट पार्टिकल होते हैं, तो ये क्या होंगे कि ये उठना शुरू हो जाएंगे प्रेशर की वजह से। और जैसे ही उठेंगे तो ये पार्टिकल्स प्रेशर की वजह से क्या करते हैं, ये ऊपर मूव करते हैं। कहाँ करते हैं, ऊपर। और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ऑयल का है। तो जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर मूव करते हैं, तो आपको पता है कि ये जो जमीन की इम्प्योरिटी है, मट्टी वगैरह और सल्फर होता है, ये प्रेशर की वजह से ऊपर चले जाते हैं। और जैसे ही ऊपर चले जाएंगे तो जो ऑयल होता है वो उस ऑयल के साथ क्या हो जाते हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ऑयल के साथ। तो जैसे ही वो ऑयल के साथ अटैच हो जाएंगे तो अब वो वापस नहीं आएंगे, वो उस ऑयल के साथ ही जुड़ जाएंगे। इसी तरह जो सल्फर के पार्टिकल है ग्रीन वाले, वो सल्फर के पार्टिकल इम्प्योरिटी भी क्या होगी, वो भी ऊपर जाएगी प्रेशर की वजह से, और वो भी ऑयल के साथ क्या हो जाएगी, वो भी ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी, वो भी ऑयल के साथ अटैच हो जाएगी। और जैसे ही ऑयल के साथ अटैच हो जाएगी तो वो डाउनवर्ड नीचे नहीं आएगी। तो अब आप मुझे बताओ, इस प्रेशर की वजह से कि जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल थे, मट्टी के पार्टिकल थे या सल्फर के पार्टिकल थे, वो प्रेशराइज की वजह से ऊपर चले गए और ऊपर जाके ऑयल के साथ अटैच हो जाते हैं, ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर ही ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो आपका ओर है, कॉपर आयरन सल्फाइड, वो नीचे ही रहेगा। वो ऑयल के साथ अटैचमेंट बहुत कम करता है, इसलिए वो और नीचे ही रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ, इस टैंक के नीचे क्या रह गया, अब इस टैंक के नीचे रह गया है कॉपर और आयरन
और सल्फर यहाँ पे रह गया है, ठीक है। और ये आपका है और। अब इस और के साथ जो भी इम्प्योरिटी थी, जैसे जो भी आपकी मट्टी थी ज़मीन की, जो भी सल्फर थी, इम्प्योरिटी थी वो ज़मीन की, वो सारी ऊपर ऑयल के साथ मिक्स हो गई। अब आपका नीचे खाली प्योर और पड़ा है। अब आपका और क्या हो गया, साफ हो गया है। अब आपका और क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया है। और इसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ और, ये और कंसंट्रेट हो गया, ये साफ हो गया और ये प्यूरिफाई हो गया और, ठीक है। इसी तरह इम्प्योरिटी तो ऊपर चली गई। अब उसके बाद क्या होगा कि अब आप इस ऑयल को इस इम्प्योरिटी समेत क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपका कॉपर, जो आपका और जो साफ हो गया, प्यूरिफाई हो गया, अब उसको आप नीचे से निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से आप उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद अब आप, हमें क्या चाहिए, हमें कॉपर चाहिए, तो आप इसको प्यूरिफाई कॉपर को बाहर निकाल, कॉपर पायराइड ये प्यूरिफाई हो गया, तो अब आप इसको बाहर निकालेंगे, ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसमें से कॉपर चाहिए, लेकिन वो तो आपने ज़मीन की इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया ना इस प्रोसेस में। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ओर को क्रश करने के बाद इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है ज़मीन की, जिससे हम गैंगीज कहते हैं, हम उसको सेपरेट कहते हैं। किसमें, इन लार्ज टैंक, बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर ऑयल और वाटर फिल किया जाता है, इस तरीके से जैसे हमने सेपरेट किया। अब उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे और को साफ करके। फिर उसके बाद हम क्या, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है इसको कहते हैं रोस्टिंग ऑफ ओर। रोस्टिंग ऑफ ओर का मतलब होता है कि अब हम इस ओर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इसे हीट करेंगे, हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है। और ये कौन से apparatus होता है, ओपन हर्थ फर्नेस होता है, उसके जरिए से करते हैं। क्या करते हैं, ओपन हर्थ फर्नेस होता है, उसके अंदर ये करेंगे। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ, अब ये आप और को साफ करके आए। अब आप इसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज और भी रह जाती हैं, थोड़ा बहुत, अगर मान लो इसके साथ थोड़े बहुत सल्फर, थोड़ी बहुत फास्फोरस के पार्टिकल होते हैं, या थोड़े बहुत अगर इसके साथ अर्सेनिक होते हैं, थोड़ी सी बहुत इसके बाद आयरन भी होते हैं, तो अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटी, थोड़ी बहुत सल्फर के पार्टिकल, फिजिकल केमिकल तो हैं, लेकिन फास्फोरस के भी, अर्सेनिक के भी और आयरन के भी पार्टिकल्स के साथ चंद पार्टिकल मौजूद होते हैं, वो इम्प्योरिटीज के तौर पर। अब हम क्या करेंगे, अब आप इस ओर को लाएंगे, ये और ले आ, ये आपका और। अब हमें इसमें से किसको निकालना है, हमें इसमें से कॉपर को निकालना है, हमें ये कॉपर चाहिए। अब हम इसको, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी सल्फर, ये जैसे सल्फर ये जो मिला हुआ है ये भी, और जो फिजिकली वो भी थोड़ा बहुत, फास्फोरस अगर होगा, अगर आयरन हो, आयरन तो इसके साथ मौजूद है, और थोड़ा बहुत अर्सेनिक भी अगर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस ओर के साथ ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जो कुछ फिजिकली और कुछ केमिकली मिली हुई हैं, अब हम क्या करेंगे, उस ओर को मजीद प्यूरिफाई करेंगे। इस ओर के अंदर जो आयरन है, जो सल्फर है, अब हम इनको निकालेंगे ताकि हमें कॉपर चाहिए, हमें कॉपर मिल जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें आयरन और सल्फर को कैसे निकालें, क्योंकि आयरन और सल्फर तो कॉपर के साथ केमिकली मिला हुआ है, तो इसका निकलना बहुत आसान नहीं है, इसका निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस कॉपर के साथ जो आयरन है, जो सल्फर है, इनको निकालने के लिए हम क्या, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डायरेक्ट नहीं निकलते, इसलिए ऑक्सीजन मिलाएंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा कि यहाँ से सल्फर को निकाल देगा सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो इसके साथ आयरन है, वो आयरन के साथ मिलके इस आयरन को आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में भी निकाल देगा। तो हमने कहा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ओर के साथ ऑक्सीजन देकर हीट दे रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्नेस होता है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, जिसको हम ओपन हर्थ फर्नेस कहते हैं, ये उसमें ये रोस्टिंग करवाते हैं हीट। अब क्या होगा मुझे आप बताओ, हम क्या करेंगे, अब थोड़ा तवज्जो करें, अगर आप देखें अब क्या होगा, रोस्टिंग में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, अब हमें सल्फर और आयरन को निकालना है, तो ये अब ऑक्सीजन जैसे हीट करके मिलाएंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कुछ ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलेगा, सल्फर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
तो कुछ ऑक्सीजन सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव करेगा और कुछ ऑक्सीजन क्या करेगा, वो आयरन के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड बन के अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ सल्फर कितने हैं, 2 × 2 4 सल्फर है, तो 4 में से 3 सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में चले जाएंगे, लेकिन एक सल्फर क्या करेगा, वो इस कॉपर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, किस फॉर्म में, Cu2S की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। क्या कहते हैं हम, क्यूप्रस सल्फाइड की फॉर्म में रहेगा। तो ये हो गया क्यूप्रस सल्फाइड की फॉर्म, ठीक है। तो अब आपका क्यूप्रस सल्फाइड बन गया। हमें क्या चाहिए, सल्फर तो चला गया ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, अदरवाइज क्या बच गया आपका, यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड बच गया और क्या बच गया आपका, ये क्यूप्रस सल्फाइड बच गया। ये 2 चीजें बच गई, हमें 2 चीजें ये मिल गई काम की, ये हमें चाहिए, वो तो चला गया। अब ये आपके 2 चीजें मिल गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉपर चाहिए, लेकिन कॉपर के साथ अभी भी सल्फर है और इसके साथ आयरन ऑक्साइड भी मौजूद है। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, ये चली जाएगी। अगर हमने कहा फास्फोरस होगा तो फास्फोरस भी ऑक्साइड की फॉर्म में चला जाएगा, गैस की फॉर्म में, और आयरन ऑक्साइड को भी हमने निकाल दिया, आयरन सल्फर को भी। अब हमारा क्यूप्रस सल्फाइड बन गया। उसके बाद अब हम इसको अलग कर देंगे। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सल्फर होता है ना, कुछ पार्टिकल सल्फर के ना आयरन के साथ भी मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर आयरन सल्फाइड भी बन जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आयरन सल्फाइड की भी बन जाती है, वो भी यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आयरन सल्फाइड और ये आयरन ऑक्साइड और ये क्यूप्रस सल्फाइड, अब हम तीनों को निकालेंगे। ये मोल्टेन स्टेट में होते हैं, पिघली हुई फॉर्म में, जिस तरह शरबत पिघला हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये बहुत ही गाढ़े लिक्विड की फॉर्म में मोल्टेन स्टेट में। अब इसको ले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, अब किस में, स्टेप 3 में ले जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी सिमल्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, सिमल्टिंग। इसके लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम कहते हैं चार्ज ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस चार्ज ब्लास्ट फर्नेस में ना हम इसके आयरन ऑक्साइड को हमें इसके अलग करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी अभी इसके साथ है, वो तो गैस उड़ गए, लेकिन ये दोनों सॉलिड है, मोल्टेन स्टेट में मिक्स होते हैं। तो हमें आयरन ऑक्साइड को इससे अलग कैसे करना है और आयरन सल्फाइड को भी करना है, फिर उसके बाद इसके साथ सल्फर है वो भी निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कंटेनर, ठीक है, जिसको चार्ज ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एक चार्ज, ये इस तरीके से क्या होता है कि ये एक चार्ज ब्लास्ट फर्नेस होता है इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये यहां पर इस तरीके से, और फिर यहां पर ये ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से जो भी आपने और साफ करके निकाला, क्या क्या निकाला आपने, यहां से आपने आयरन ऑक्साइड इसमें था, तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये आयरन ऑक्साइड यहां पर आ गया, तो यहां पर ये आयरन ऑक्साइड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके साथ हमने कहा कि क्यूप्रस सल्फाइड जो आपका मेन है, ये क्यूप्रस सल्फाइड भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने कहा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे फेरस सल्फाइड भी होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिमेल्टिंग ऑफ ओर में क्या करते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है ना, उसको सिलेक की फॉर्म में रिमूव करते हैं। कैसे, अब हम आयरन ऑक्साइड को कैसे निकालें, वो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए वो किस फॉर्म में रिमूव, सिलेक की फॉर्म में रिमूव करते हैं। क्या ऐड करेंगे, तवज्जो करना, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, कोक, कार्बन और प्लस में क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत को इसके साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही अब इसके साथ हम क्या मिलाएंगे कि यहां से ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे। जैसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यहां से ऐड करेंगे, यहां से ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन कोक, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस ब्लास्ट फर्नेस में आएगा, ये काफी गर्म होता है, जैसे ही ब्लास्ट फर्नेस में आएगा तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा। जैसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस फर्नेस में आएगा, इस कंटेनर में, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसके साथ मिल जाएगा। जैसे ही इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयरन सिलिकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन सिलिकेट।
और ये जो आयरन सिलिकेट जब बन जाएगा ना यहाँ पे, तो ये आयरन सिलिकेट्स क्या होता है कि ये इस लिक्विड के इस पिघले हुए मोल्टेन स्टेट के ऊपर ये क्या करता है, ये तैरता है, फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है। तो अब ये आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, ये सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है। और जैसे ही सरफेस पे फ्लोट करता है तो कोई भी ऐसा मटेरियल या ऐसा कोई इम्प्योरिटी या कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी लिक्विड के सरफेस पे क्या करे, वो तैरे या फ्लोट करे, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे स्लग कहते हैं। तो अब ये आयरन क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, आयरन सिलिकेट। और फिर ये आयरन सिलिकेट लिक्विड के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको स्लेग कहते हैं कि अब ये स्लेग बन गया। अब हम इसको स्लेग की फॉर्म में यहां से बाहर निकाल देंगे। तो अब आपका आयरन ऑक्साइड सिलिकेट की फॉर्म में, आयरन सिलिकेट की फॉर्म में, स्लेग की फॉर्म में यहां से निकाल देंगे। तो बाकी क्या बच गया, अदरवाइज अब आपका बच गया क्यूपरस सल्फाइड और थोड़ा बहुत आयरन सल्फाइड बच गया, मतलब फेरस सल्फाइड। तो हमने यहां पे लिखा है कि आयरन ऑक्साइड को क्या स्लेग की फॉर्म में यहां से रिमूव करते हैं और क्या ऐड करके, थोड़ी सी क्वांटिटी कोक की और क्या करते हैं, सिलिकॉन, ये दोनों ऐड करके। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड के साथ मिलके आयरन सिलिकेट बन जाता है, जिसे हम स्लेग कहते हैं। वो फिर इसको बाहर निकाल दे। अब आप मुझे बताओ अब क्या बच जाता है, अब आपका यहां पर बच गया क्या, अब यहां पर जो बच गया वो क्या बच गया, क्यूपरस सल्फाइड बच गया और प्लस में क्या बच गया, थोड़ी सी क्वांटिटी यहां पर आयरन सल्फाइड की बच गई, ठीक है। ये दो चीजें यहां पर बच गई, ठीक है। और आपको पता है इस क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन दोनों को जो बच गया मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं मैट। क्या कहते हैं हम इसको, मैट कहते हैं हम इसको, मैट। तो मैट ये पूछा जाता है एमसीक्यूज कि मैट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो हमने कहा अब ये मैट क्या है, ये दोनों पिघली हुई फॉर्म में मिक्स होते हैं। तो मैट इज अ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ, दो चीजों का मिक्सचर है। किसमें, एक इसमें क्या है, एक इसमें क्यूपरस सल्फाइड है, ठीक है, और क्या है, थोड़ी सी क्वांटिटी इसके साथ क्या है, अनरिएक्टेड, जो रिएक्टेड नहीं हुआ था, जो रह गया था आयरन सल्फाइड, तो इसमें अनरिएक्टेड क्या है, थोड़ा बहुत आयरन सल्फाइड है। और आयरन सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड को दोनों को मिला के हम मैट कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्यूपरस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, क्या, मैट। तो मैट पूछा जाता है। अब ये आपका मैट बन गया। अब आप इस मिक्सचर को निकालेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉपर चाहिए, लेकिन अभी भी इस कॉपर के साथ कौन कौन है, ये आयरन सल्फाइड भी है और इस कॉपर के साथ खुद का सल्फर भी है। हमें तो सिर्फ कॉपर चाहिए। अब हम इसको मैट को 4 स्टेप में लेके जाएंगे, किसमें, 4th स्टेप में। और 4th स्टेप का नाम है बेसिमराइजेशन। क्या कहा जाता है, बेसिमराइजेशन। और इसके लिए भी एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर का नाम होता है बेसिमर कन्वर्टर। क्या नाम होता है, बेसिमर कन्वर्टर उसको कहा जाता है। तो अब हम इस बेसिमर कन्वर्टर में क्या करेंगे, इस मेट की, इस कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की बेसिमराइजेशन करेंगे। क्या, बेसिमराइजेशन। अब बेसिमराइजेशन में क्या करेंगे कि ये जो आयरन सल्फाइड होता है ना, इसको निकालते हैं। अब ये आयरन सल्फाइड डायरेक्ट नहीं निकलता, इसलिए हमें इस आयरन सल्फाइड को निकालने के लिए इस आयरन सल्फाइड को पहले आयरन ऑक्साइड में तब्दील करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिला के, फिर उस आयरन ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला के आयरन सिलिकेट की फॉर्म में इसको स्लेग की फॉर्म में रिमूव कर। तो डायरेक्ट आयरन सल्फाइड नहीं निकलेगा, इसलिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए पहले इसको आयरन ऑक्साइड में चेंज कर दे। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे कि हमने क्या, थोड़ी सी क्वांटिटी जो आयरन सल्फाइड की है, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फेरस ऑक्साइड में, ठीक है। और फिर उसके बाद स्लेग की फॉर्म में निकाल देंगे, रिमूव करेंगे। कैसे, यहां आपके सामने रिएक्शन है, ये आयरन सल्फाइड है। अब हम इसको यहां से कैसे निकालेंगे, अलग करेंगे। इसको निकालना है मैट से, तो इसको मिक्सचर से अलग करना है। तो पहले इसके साथ क्या, कैसे, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहां से, ये ऑक्सीजन यहां से सल्फर के साथ मिलके इसके सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाल देगा। तो इसका सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में चल गया। लेकिन कुछ ऑक्सीजन इस आयरन के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब आपने क्या किया, आयरन सल्फाइड को आयरन ऑक्साइड में चेंज करेंगे।
उसके बाद अब आयरन ऑक्साइड जैसे ही बन जाएगा तो अब इस आयरन ऑक्साइड को निकालने के लिए हम इसके साथ क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलाएंगे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस आयरन ऑक्साइड के साथ मिल जाएगा और जैसे ही ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के साथ मिल जाएगा तो आयरन सिलिकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वही आयरन सिलिकेट बन जाएगा और इस आयरन सिलिकेट उस सिलिक की फॉर्म में ऊपर क्या करेगा फ्लूइड, फिर इसको भी निकाल। तो इसका मतलब है कि आयरन सल्फाइड को निकालने के लिए पहले हम उसको आयरन ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर आयरन ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला के और इसी को भी हम सिलेक्ट की फॉर्म में निकालते। अब आप मुझे बताओ अदरवाइज बाकी रिमेनिंग हिस्सा क्या रह गया? अब यहाँ पर बच गया है आपका क्या? अब यहाँ पर बच गया है क्यूप्रस सल्फाइड। हमें तो कॉपर चाहिए, अब हमें क्यूप्रस सल्फाइड बच गया। अब आपका पोर्शन ये बच गया है, ये क्यूप्रस सल्फाइड, ये भी निकल गया। अब क्यूप्रस सल्फाइड तो हमें क्या चाहिए? हमें ये कॉपर चाहिए। अब इसके साथ कौन है? सल्फर। और सल्फर को कैसे निकालना है तो जरा तवज्जो करें। अब सल्फर को निकालने के लिए अब क्या करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये सल्फर को निकालना है। तो सल्फर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखें, अब इस सल्फर को निकालने के लिए हम दोबारा इसके साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? और हीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन, हम क्या करेंगे? हमें सल्फर को निकालना है कॉपर से, हमें ये कॉपर चाहिए। तो क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन इसके क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मिलाएंगे। तो क्या होगा कि इसमें से कुछ ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलके सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाल देगा, लेकिन कुछ ऑक्सीजन क्या होगा? वो कॉपर के साथ मिलके क्या क्यूप्रस ऑक्साइड में तब्दील कर देगा। अब थोड़ा सा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूप्रस सल्फाइड, अब हमने कहा ऑक्सीजन सल्फर को लेके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में चला गया, लेकिन कुछ ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाता है? कॉपर के साथ, और कॉपर को किस में तब्दील करता है? क्यूप्रस ऑक्साइड में। अब क्या आपका क्या बनेगा? ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड थोड़ा सा बन जाएगा, जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, तो यही क्यूप्रस ऑक्साइड जो बन जाएगा वो जो आपका पीछे क्यूप्रस सल्फाइड पड़ा हुआ है रिमेनिंग, तो जैसे ही हमने कहा ये तो क्यूप्रस सल्फाइड तो काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो उसमें से कुछ क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलके किसमें? क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और उसका सल्फर डाइऑक्साइड में चला जाएगा। अब जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, जैसे ही ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे ही ये क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, थोड़ा जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, तो जो पीछे क्यूप्रस सल्फाइड पड़ा हुआ है बिग साइड, जो रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड, तो ये क्या करेगा कि ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, तो वही क्यूप्रस ऑक्साइड क्या करेगा? जो पीछे क्यूप्रस सल्फाइड पड़ा हुआ है वो उसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। किसके साथ? उसी के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन? तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किसको? क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मिला देगा। तो इस क्यूप्रस ऑक्साइड का ऑक्सीजन और जो रिमेनिंग जो पीछे क्यूप्रस सल्फाइड पड़ा हुआ था, तो इसका ऑक्सीजन इसके सल्फर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में चला जाएगा। तो जब इसका ऑक्सीजन इसके सल्फर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में चला जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? कॉपर, और फिर वहां से भी क्या बचेगा? कॉपर। इस तरीके से दोनों साइड से कॉपर बचेगा और आपका यहां से कॉपर अलग हो जाएगा। तो जो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, वही क्यूप्रस ऑक्साइड जो पीछे पड़ा हुआ है क्यूप्रस सल्फाइड, उसी के साथ ही रिएक्ट कर लेता है। उसी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? उसके साथ अपना ऑक्सीजन मिला देता है, उसके सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिला के उसके सल्फर को निकाल देता है सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ से सल्फर निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो दोनों साइड से कॉपर अलग हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक कॉपर अलग हो जाएगा। और जैसे ही ये कॉपर जो अलग होगा, ये 99% प्योर होगा। इसका मतलब है इसमें 1% अभी भी इंप्योरिटीज होगी, लेकिन इस कॉपर को हम क्या कहते हैं कि ये जो कॉपर आपका बन गया 99% अलग हो गया, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब ये बन गया ब्लिस्टर कॉपर। ये क्या है? ब्लिस्टर। और इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर क्या होते हैं? इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर ना कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बनता है ब्लिस्टर कॉपर, तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एवापोरेट होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से जैसे ही कॉपर बनेगा, तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ क्या करेंगे? वो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल जब ये बनेगा, तो मॉलिक्यूल्स जब निकलेंगे तो इनमें से छोटे छोटे होल्स बना के निकलेंगे। जाहिर सी बात है, जब ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे बन के निकलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के, तो वो जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, वहाँ होल पैदा हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा? ये ब्लिस्टर कॉपर तैयार हो जाएगा, जो कि 99% क्या है? ये प्योर है।
ठीक है, इस तरीके से कॉपर आपका अलग हो जाएगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज वो अलग। अब ये 99% प्योर है, लेकिन हमने लिखा है कि दिस कॉपर, हमने लिखा है कि दिस ब्लिस्टर कॉपर, इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर, दिस ब्लिस्टर कॉपर कंटेन्स 1% इम्प्योरिटीज, इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर अभी भी 1% इम्प्योरिटीज हैं। मेनली ज़्यादातर इसमें कौन सी परत है, इसमें आयरन की थोड़ी बहुत क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट इसमें आर्सेनिक होता है, थोड़ा बहुत जिंक होता है, थोड़ा बहुत इसमें जिंक भी होता है, और थोड़ा बहुत लीड के पार्टिकल्स, थोड़े से सिल्वर के पार्टिकल्स, और थोड़े से हम इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स भी होते हैं। एज अ 1% जो इम्प्योरिटी होती है इस कॉपर के साथ वो ये होती है। ज़्यादातर आयरन और थोड़े बहुत पार्टिकल इसके भी होते हैं, ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ना रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, अब हम इसको रिफाइन, अब इस कॉपर की मजीद क्या करेंगे कि इस कॉपर के अंदर जो 1% इम्प्योरिटी है, अब हम इसको मजीद क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो बाय द कौन से प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। करंट देकर क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको निकाल देंगे। अब इसका मतलब अब हम इस कॉपर की रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइन। अब ये रिफाइन करेंगे तो जिससे क्या होगा कि कॉपर 100% प्योर बनाएंगे। क्या 100% ये कॉपर हम प्योर बनाएंगे। अब 100% प्योर कैसे बनाते हैं, उसके लिए रिफाइनिंग ऑफ क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करेंगे, ठीक है। अब इस कॉपर की मजीद प्यूरिफिकेशन करेंगे, मतलब जो 99 था अब उसको 100 करें। अब किस तरीके से रिफाइनिंग करते हैं, तो देखें किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से यहां से, ठीक है। तो ये ब्लिस्टर कॉपर था, अब यहां पर क्या करेंगे, इसकी रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा तवज्जो। रिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिफाइनिंग का, ठीक है। तो यहां पर अब रिफाइनिंग यहां पर देखिए, ठीक है। रिफाइनिंग के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक कंटेनर उठाते हैं, बहुत बड़ा कंटेनर होता है, एक कंटेनर उठाते हैं ऐसे, ये एक कंटेनर है, ठीक है। और इस कंटेनर के साथ क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके ऊपर एक बैटरी लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी है इस तरीके से, और बैटरी तो है। अब इसके साथ क्या है, अब ना हम इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ एक साइड से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये होगा आपका ब्लिस्टर कॉपर, जो 99% कॉपर था उसको ना आप एक साइड से तार के जरिए से इसको यहाँ से फिट कर देंगे ऐसे, ठीक है। काफ़ी लार्ज शीट होती है इसकी, ये यहाँ से, ये आपका ब्लिस्टर कॉपर हो गया। और इसी तरीके से कि दूसरी साइड से आप क्या करेंगे, प्योर कॉपर, क्या जो प्योर कॉपर की रॉड है वो यहाँ पर फिट कर देंगे, प्योर कॉपर, ठीक है। हमारे पास कुछ प्योर कॉपर था किसी दूसरे मेथड से, यहाँ से ये उसके साथ फिट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कॉपर प्योर, इसको क्या कहेंगे, दिस वन इज ये प्योर कॉपर है, ठीक है। ये प्योर कॉपर जो कि 100%, ठीक है, ये मतलब प्योर कॉपर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कॉपर है ये इसको कहते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर, दिस वन इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, जो आपने निकाला वो ब्लिस्टर कॉपर होता है। और ये 99% होता है प्योर, 99% प्योर होता है, ठीक है। अब इस ब्लिस्टर कॉपर को ना हम किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव हिस्से, पॉजिटिव हिस्से के साथ कनेक्ट करते हैं, और जिसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे वो एनोड होगा। तो ये ब्लिस्टर कॉपर एनोड का काम करेगा, और जो प्योर कॉपर की जो रॉड है वो हम किसके, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कैथोड होगा। ये क्या है, ये कैथोड है, वो एनोड है और ये कैथोड है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे, ये पानी है। उसके बाद हम जिस मेटल को हम रिफाइन करते हैं उसी मेटल का हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसी ही कॉपर के, उसी मेटल के आयंस यहाँ पर लेंगे। तो वो आयन कहाँ से, उसके लिए सॉल्ट। तो हमें यहाँ पर कॉपर के आयंस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉपर का सॉल्ट इसमें डिसोल्व करते हैं पानी में। कौन सा, कॉपर सल्फेट। कौन सा सॉल्ट, कॉपर। तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये सल्फेट है, ठीक है। इसी तरह ये कॉपर के आयंस पड़े हुए और सल्फेट के आयन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्ट इसमें डिसोल्व करेंगे, जिससे कॉपर आयन बन जाएंगे। अब ये कॉपर के आयन बन गए। अच्छा, वहाँ पर क्या है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, ये ब्लिस्टर कॉपर है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर के एटम है,
ज़रा यहाँ पर देखें तो ये कॉपर के एटम है, ये क्या है, ये सारे कॉपर के एटम, ये कॉपर के एटम। और हमने कहा कि इस ब्लिस्टर कॉपर में कुछ इम्प्योरिटीज भी तो है ना, जैसे इसमें थोड़ा बहुत आयरन होगा, और हमने कहा इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी किसकी होगी, लीड की होगी, इसमें थोड़ी बहुत किसकी होगी, सिल्वर की होगी या गोल्ड की होगी। तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी इसके साथ मौजूद है ब्लिस्टर कॉपर में, 1% इम्प्योरिटी। अब हमें इस इम्प्योरिटी को निकालना है, हमें ये पूरा कॉपर प्योर करना है, थोड़ी सी जो इम्प्योरिटी है 1% वो रिमूव करें और कॉपर। अब कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको पता है ये प्योर कॉपर, यहाँ पर सिर्फ कॉपर के एटम्स है इसके ऊपर, दिस वन इज द प्योर कॉपर। अब क्या होगा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहां से करंट को ऑन करेंगे। जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर ये जो करंट ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये जो कॉपर के आयन है पॉजिटिव, जैसे ही करंट ऑन होगा तो कॉपर के ऊपर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही करंट ऑन होगा तो ये कॉपर के आयंस कहां मूव करेंगे, ये कॉपर के आयंस मूव करेंगे कहां पर, ये कॉपर के आयंस मूव करते हैं कहां, इस कैथोड की तरफ, प्योर कॉपर की रॉड के पास। ठीक है, तो ये कॉपर के आयंस मूव करेंगे कहां, ये कैथोड के पास, वहां जाकर क्या करेंगे, ये कॉपर के आयंस मूव करेंगे कैथोड, वहां जाकर क्या करेंगे, ये कॉपर की वायर से, कॉपर की शीट से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये कॉपर के आयन कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां जाकर यहां से इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही वहां जाके कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा तो ये कॉपर न्यूट्रल होने के बाद इस कॉपर शीट के साथ, इस प्योर कॉपर रॉड के साथ चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉपर के आयन ऊपर चले गए, ये ऊपर चले गए और ऊपर जाकर न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने के बाद इस प्योर कॉपर के साथ चिपक जाएंगे। इससे क्या होगा कि यहां पर जो कॉपर के आयन से वो कम हो गए, कॉपर के सॉल्ट वाले जो आयन थे वो ऊपर चले गए, तो यहां पर कॉपर आयन की कमी हो गई। जैसे ही कॉपर आयन यहां कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो ब्लिस्टर कॉपर होगा, कौन सा, जो ब्लिस्टर कॉपर होगा, तो इस ब्लिस्टर कॉपर के जो एटम हैं ये क्या करेंगे, ये इस एनोड की वायर को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब ये कॉपर क्या करेंगे, ये कॉपर आयन बन जाए। क्या करेगा, ये जो ब्लिस्टर के अंदर कॉपर के एटम है ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देंगे वायर को, उसके बाद ये कॉपर +2 आयन में तब्दील हो जाएंगे। जैसे ही ये कॉपर +2 आयन में तब्दील हो जाएंगे फिर ये आयन बन के वापस कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे जहां पर। तो ये वाले कॉपर के आयन, जो सॉल्ट के कॉपर के आयन थे, वो कहाँ, कैथोड की तरफ चले गए, वहां जाके न्यूट्रल होने के बाद कॉपर के साथ चिपक गए, डिपॉजिट हो गए, तो यहां पर कॉपर कम हो गए। फिर ब्लिस्टर के जो कॉपर के एटम है वो आयन बन के यहां से बाहर आ जाएंगे, करंट तो चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर दोबारा ये कॉपर के आयन जाएंगे, फिर ये कॉपर के आयन कहाँ जाएंगे, फिर कैथोड पे जाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ कम, फिर दोबारा दूसरे वहां से आएंगे, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। तो कॉपर के आयन ब्लिस्टर कॉपर से आयन की फॉर्म में बाहर निकल आएंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, फिर ये कैथोड पे जाएंगे, इस तरीके से निकलते आएंगे। और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि जितना भी ये कॉपर है ब्लिस्टर वो सारा निकल के कहाँ आ जाएगा, इस प्योर कॉपर के साथ चिपक जाएगा। इस तरीके से ये प्योर कॉपर वाली जो रॉड है ये काफ़ी हैवी होती जाएगी, डबल होती जाएगी, और सारा कॉपर यहाँ क्या जमा हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बताओ, सारा कॉपर तो यहां आ जाएगा, तो लेकिन उसके साथ जो इम्प्योरिटी होगी वो यहां नहीं आएगी, क्योंकि प्योर कॉपर सिर्फ कॉपर को ही परमिशन देगा, सिर्फ कॉपर के पार्टिकल ही वहां जाते हैं। लेकिन इन कॉपर के साथ इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर जो सिल्वर, लीड या आयरन के पार्टिकल से वो मूव नहीं करेंगे। जब सारा कॉपर, ब्लिस्टर के सारे कॉपर के एटम कहां, जब ये कैथोड के पास चले जाएंगे, तो अब मुझे बताओ, इनको छोड़ के सब इधर कॉपर आ जाएगा, तो जो यहां पर इम्प्योरिटी होगी वो इम्प्योरिटी यहां नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सारे कॉपर यहां चला जाएगा ब्लिस्टर, तो हम क्या कहेंगे, पूरा कॉपर यहां चला जाएगा पूरे एटम। तो इनके साथ जो इम्प्योरिटी थी, जो सिल्वर के पार्टिकल या लीड के या आयरन के इम्प्योरिटी के पार्टिकल थे, वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि सारा खत्म हो जाएगी रॉड, सारा कॉपर इधर, तो वो पार्टिकल नीचे गिर जाए। तो यहां पर ये सिल्वर के पार्टिकल्स, ये आयरन के पार्टिकल्स, ये गोल्ड के पार्टिकल, ये सिल्वर, ठीक है, इस तरीके से ये लीड के पार्टिकल यहाँ पे आके ये नीचे गिर जाएंगे, यहाँ पर ये गिर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये इम्प्योरिटी गिर जाएगी तो इस इम्प्योरिटी को हम क्या नाम देते हैं, इस इम्प्योरिटी को कहते हैं एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एनोड की इम्प्योरिटी है, तो इसलिए हम इसको एनोड मड कहा जाता है। ठीक है, तो ये एनोड मड यहाँ पे गिर जाए, और इस तरीके से आपका ब्लिस्टर कॉपर सारी खत्म हो जाएगी, इम्प्योरिटी नीचे, और सारा इधर जमा हो जाएगा। तो अब आपका ये जो कॉपर बन गया, अब इसमें इम्प्योरिटी नहीं, अब ये आपका 100% प्योर कॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 100% प्योर इस तरीके से बना, ऐसे क्या कर रिफाइन करके हम 100% प्योर बनाते हैं।
ये आयन, अगर ये आप सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे कॉपर, तो डायरेक्ट कॉपर इधर नहीं जाएगा, तो वो सॉल्ट के आयन कॉपर के पहले जाएंगे, फिर वहां से निकालेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, तो ये आयन पहले जाएंगे, तो ये आयन कमी हो जाएगी, फिर वो आयन वहां से निकल के आयन की फॉर्म में नीचे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा तब तक ब्लिस्टर के सारे कॉपर इधर ना आ जाए, तब तक ये चलता जाएगा। इस तरीके से आपका कॉपर रिफाइन हो जाएगा, ठीक है, मजीद प्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, तो रिएक्शन को हम किस तरीके से कैथोड पे, यहाँ कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर कॉपर के आयन आते हैं, तो मैंने लिखा है कॉपर के आयन कैथोड पर आते हैं, वहां आकर क्या करते हैं, वहां आकर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कॉपर के आयन वहां आकर इलेक्ट्रॉन लेते हैं कैथोड से, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाते हैं, कॉपर न्यूट्रल, न्यूट्रल बनने के बाद वहां रह जाते हैं, ठीक है, और ये 100% कॉपर पे रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने को रिडक्शन के, तो कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के बाद क्या, वो कॉपर प्योर बन के यहाँ पे रह जाते हैं, चिपक जाते हैं 100%। उसके बाद क्या होता है, अब ये कॉपर तो इधर आ गया सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन है, तो एनोड, याद रखो, ये याद रखो, प्योर कॉपर कैथोड पे होता है और ब्लिस्टर एनोड पे होता है, तो इस तरीके से प्योर कॉपर आपका बढ़ता जाए। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे कॉपर के एटम होते हैं, ये कॉपर के एटम Cu, तो ये कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एनोड को और कॉपर आयन बन के बाहर आए, तो मैंने लिखा ये कॉपर है, ये एनोड के ऊपर है, तो ये एनोड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2, ये इलेक्ट्रॉन देगा, माने ऑक्सीडेशन करेगा, ये कॉपर का एटम ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, एनोड को, ये इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, एनोड को इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या, कॉपर +2 बन के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये कॉपर +2 की आयन में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके प्लस आयन की फॉर्म में चला जाएगा ये आयन, फिर ये आयन बन के कहाँ जाएगा, फिर ये आयन बन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और किसकी, यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, फिर ये चला जाएगा इस तरीके से। तो ये ब्लिस्टर कॉपर है, तो ब्लिस्टर कॉपर के जो एटम है कॉपर के, वो ऑक्सीडेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन देके और कॉपर +2 बन के क्या आ जाएंगे, ये इनटू कहाँ जाएंगे, इनटू सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, तो ये सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन ये हुई कि जो कॉपर के आयन से सोल्यूशन में, कॉपर के जो आयन थे सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर, वो ऊपर जाकर क्या हो गए, वो ऊपर जाके न्यूट्रल, तो ओवरऑल रिएक्शन के कॉपर के आयन सोल्यूशन वाले ऊपर जाके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, चिपक गए, और जो कॉपर था एनोड पे, ब्लिस्टर कॉपर, ये ब्लिस्टर कॉपर है, तो ये ब्लिस्टर कॉपर ऊपर क्या होगा, ये फिर आयन बन के कहाँ जाएगा, ये वापस आ जाए, तो ये है ब्लिस्टर कॉपर, ये क्या है, ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन बन के उसकी जगह नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्योर कॉपर, ठीक है, ये प्योर कॉपर बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक ये आयन ऊपर न्यूट्रल हो गए ये वाले प्योर कॉपर की फॉर्म में, और जो ब्लिस्टर कॉपर है ये वाला, ये आयन बन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, लॉस करके। तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन ये, तो ये थी कॉपर की एक्सट्रैक्शन। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।